आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं दूसरी बार के राज्यसभा सांसद जनाब जावेद अली खान साहब। छात्र राजनीति में सक्रिय हो गया था 1980 से ही। सन 2007 में आप मुरादाबाद ज़िले के सपा के जिला अध्यक्ष थे। तभी आपको ठाकुर द्वारा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया जाता है और आपकी उस चुनाव में हार हो जाती है। तो आपने उस हार को किस तरह से लिया था और आप उस वक्त किस तरह से मोटिवेट रहे थे? योगी जो भी कहेंगे वो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से कहेंगे, भ्रम की स्थिति पैदा करना। उसने कहा था आपसे कि वो छोड़ेंगे। मैं नहीं समझता कि कोई इतना करीबी आजम खान साहब का होगा जो उनके फैसले ले सकता है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है रैयान अल हसीन। आप देख रहे हैं द युवा पेशकश और बातचीत के इस तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं दूसरी बार के राज्यसभा सांसद जनाब जावेद अली खान साहब। ये समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता भी कहे जाते हैं और आज हम इनसे बातचीत करने के बाद इनसे ये जानेंगे कि इनका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया है और ये समाजवादी पार्टी के किस तरह से सिपाही आगे भी रहने वाले हैं और किस तरह से ये आगे मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे। जावेद साहब, सबसे पहले तो आपको राज्यसभा सांसद चुने जाने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। जावेद साहब, हम आपके बचपन से शुरू करते हैं। आपका बचपन कहाँ बीता और आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ हुई? जहां आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं ये मेरा पैतृक गांव है, मिर्ज़ापुर नसरुल्लापुर। मैं बचपन में यहीं की प्राथमिक पाठशाला से पढ़ाई मेरी शुरू हुई थी और उसके बाद हमारा करीब का टाउन है बहजोई, जो अभी संभल ज़िले का मुख्यालय भी है। वहाँ के इंटरमीडिएट कॉलेज में मैं 10वीं तक पढ़ा और फिर चूँकि उसमें 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान नहीं था तो बराबर में ही बहजोई में एक दूसरा स्कूल था, चंद्रपाल आर्य आदर्श इंटर कॉलेज। उससे मैंने 11वीं 12वीं की शिक्षा हासिल की। जावेद साहब, आपने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? उच्च शिक्षा मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया में सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है। बीए मैंने रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से ही कर लिया था और एमए मैंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से किया है। ये इतनी ही मेरी उच्च शिक्षा है। जावेद साहब, आपने जामिया मिलिया इस्लामिया से भी पढ़ाई की है, लेकिन पिछले 2.5 सालों से कोरोना की वजह से जामिया मिलिया इस्लामिया को बंद रखा गया है और अभी भी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया बंद है। जहां देश की तमाम यूनिवर्सिटी खुल चुकी हैं, वहीं जामिया अभी भी बंद है। तो आपकी इस पर क्या राय है? मुझे जानकारी ये थी कि शायद स्कूल बंद हैं जामिया के, और अगर आप बता रहे हैं कि पूरी विश्वविद्यालय बंद है तो अब तो कोरोना का प्रकोप काफ़ी हद तक घट गया है और सभी जगह शिक्षा संस्थान खुल गए हैं और दूसरी संस्थाएं या जहां लोगों की आवाजाही होती है वो भी खुल गई है। तो मैं एकदम ये आपको नहीं बता पाऊंगा कि किन कारणों से वो बंद रही होगी। कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होगी और बीमारी से बचाव की नीयत से अगर बंद की गई है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, और यदि उसके पीछे कोई और कारण है तो जब तक उनकी तफसील पता ना हो उस पर कोई टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। जावेद साहब, सन 2014 में आप राज्यसभा सांसद चुने गए, लेकिन उससे पहले कि आपने राजनीति अपनी कब शुरू की थी और आप कब पूरी तरह से राजनीति में आए थे? मैं जब दिल्ली में पढ़ाई करने गया था जामिया मिलिया इस्लामिया में, तो मैं वहाँ छात्र राजनीति में सक्रिय हो गया था 1980 से ही, और वहाँ जो स्टूडेंट्स के आंदोलन वगैरह होते थे उसमें मैं सक्रिय रहता था। 84-85 के सेशन में मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की स्टूडेंट यूनियन का महासचिव चुना गया था।
एक संगठन है भारतवर्ष में, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, उसका मैं कार्यकर्ता था। उसके बाद मैं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन में सक्रिय हुआ, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। तो समझिए कि मैं 19 साल की उम्र से ही, या 18 साल पूरे हुए थे, 19वां शुरू था, मैं तभी से राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और ये क्रम आज तक जारी है। जावेद साहब, सन 2007 में आप मुरादाबाद ज़िले के सपा के जिला अध्यक्ष थे। तभी आपको ठाकुर द्वारा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया जाता है और आपकी उस चुनाव में हार हो जाती है। तो आपने उस हार को किस तरह से लिया था और आप उस वक्त किस तरह से मोटिवेट रहे थे? देखिए, मैं पार्टी में कभी टिकट विकेट मांगने की मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है। मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया था 2006 में और ठाकुर द्वारा में हमारी पार्टी के पास कोई उम्मीदवार नहीं था। वहाँ पार्टी कमज़ोर मानी जाती थी उन दिनों। अब तो हम 3 बार से लगातार उस सीट को जीत रहे हैं, लेकिन तब वहाँ ढूंढ करके उम्मीदवार दिया जाता था, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि वहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं थी। तो हमारे नेता जो आज संरक्षक हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने मुझसे कहा कि ठाकुर द्वारा पे कोई कैंडिडेट नहीं है, आपको लड़ना है। मैंने, मेरे घर से बहुत दूर है ठाकुर द्वारा, मैं कभी वहाँ सक्रिय भी नहीं रहता, मेरी कोई वहाँ जानकारी भी उस प्रकार की नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कोई सीट खाली नहीं छोड़ी जा सकती है और आप ज़िले के अध्यक्ष हो, तो पहली जिम्मेदारी आपकी है, रिजल्ट चाहे जो हो, आपको लड़ना है। पार्टी के आदेश में हम कोई हीला हुज्जत करते नहीं हैं। जब पार्टी ने कहा और हमें लड़ने भेज दिया तो हम वहाँ लड़े। चुनाव में हार भी होती है, जीत भी होती है। वहाँ हार हुई, जो पहले से अंदाज़ा था हार होगी, तो उस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लड़े और समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करते रहे। चलिए, अभी जो पीछे आजम खान साहब का काफ़ी विवाद चल रहा है, विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव खुद नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आएं। और विधानसभा चुनाव के बाद आजम खान के मीडिया प्रभारी जो हैं फसाहत अली खान सानू, उन्होंने काफ़ी बयान दिए थे और वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। तो उसके बाद से काफ़ी बातें बनना शुरू हुई। तो इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय थी उस वक्त? नहीं, हमारी राय तो उस पर होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। योगी जो भी कहेंगे वो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से कहेंगे, भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए कहेंगे। लेकिन मैंने आजम खान साहब की ज़ुबान से, जब से वो जेल से आए हैं, उनके कई बयान सुने हैं, लेकिन उनकी ज़बान से मैंने कभी ये नहीं सुना कि वो समाजवादी पार्टी से नाराज़ हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा ये बात। अब कौन कहता है, कौन नहीं कहता है, कौन मामले को भड़का रहा है, कौन मामले को ख़राब कर रहा है या करना चाहता है, वो अलग बात है। लेकिन आज़म साहब की ज़ुबान से या पार्टी के किसी बड़े नेता की ज़ुबान से नाराज़गी की कोई बात हमने अभी तक नहीं सुनी है। अब आज़म खान साहब अस्पताल में भर्ती हैं दिल्ली के सर गंगाराम में। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उनसे मिलने गए और लगभग 2.5 घंटे की मुलाकात चली। उसके बाद अखिलेश यादव बाहर आए और मीडिया वालों ने उनसे पूछने की भी कोशिश की कि अंदर क्या हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। 2.5 घंटे की मुलाकात थी, उसके बाद उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव दिखा। तो क्या अब आप ये मानते हैं कि आज़म खान साहब समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेंगे? किसने कहा था आपसे कि वो छोड़ेंगे? तमाम मीडिया पर खबरें थीं और जो उनके मीडिया प्रभारी हैं फसाहत अली खान सानू और तमाम उनके करीबियों ने भी कहा था। मीडिया में 2000 के नोट में चिप्स की बात भी कही गई थी, वो भी आपने सुनी होगी। और करीबी लोग क्या कहते हैं, मैं नहीं समझता कि कोई इतना करीबी आज़म खान साहब का होगा जो उनके फैसले ले सकता हो। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, सब बेबुनियाद बातें हैं।
जावेद साहब, अब आप राज्यसभा सांसद हैं, तो आपकी नज़र में क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या हैं और आप उसे किस तरह से हल करने की कोशिश करेंगे? जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ रोज नई समस्याएं क्षेत्र में या पूरे प्रदेश के अंदर हैं। और हमारा तो क्षेत्र कोई एक लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र नहीं होता है राज्यसभा का, पूरा उत्तर प्रदेश हमारा क्षेत्र माना जाता है। तो ये तो बीजेपी द्वारा शासित है और समस्याओं से ग्रस्त है। आज आप देख ही रहे हैं जिस तरीके का माहौल है, पूरा वातावरण ख़राब किया जा रहा है, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की समय समय पर कोशिश होती है, कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने। बेरोज़गारी का आलम सब नौजवानों को पता है। अभी बिजली जिसके बहुत दावे और कमर ठोंक रही थी भारतीय जनता पार्टी कि हमने बिजली की व्यवस्था सही की है, आज पूरे तरीके से चरमरा गई है। और उसके चरमराने का कारण यह है कि अखिलेश जी की सरकार जाने के बाद पिछले 5 वर्षों के शासनकाल में इन्होंने 1 यूनिट बिजली उत्पादन का कोई प्रबंध किया नहीं। बेरोज़गारी आप देख रहे हैं, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये सब परिस्थितियां हैं और इसमें जो हमारी भूमिका हो सकती है समाजवादी होने के नाते और संसद का सदस्य होने के नाते, उसे हम पूरे तरीके से अपनी पूरा करेंगे। अभी पीछे लगातार बिजली के छापे पड़ रहे हैं और अभी आपको पता होगा कि गांव में जो टॉयलेट होती है उसकी छत भी खुली हुई होती है, कई जगह तो दरवाजे भी खुले हुए होते हैं। तो पीछे एक गांव में छापा पड़ा था और पुलिस वाले बिना लेडीज़ पुलिस के घर में घुसे और इससे गांव की शांति व्यवस्था भी भंग हुई थी। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? कह ही रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार में वो सब काम हो रहे हैं जो किसी सभ्य शासन में, सभ्य समाज में नहीं होने चाहिए। पुलिस का जुल्म भी बढ़ रहा है, बिजली का संकट भी बढ़ रहा है और बीजेपी का दूसरा नाम ये तो संकट वाली पार्टी हो गई है। जब तक ये रहेगी, कितने दिन रहेगी ये बात अलग है, लेकिन जब तक ये रहेगी लोगों को कोई निजात मिलने वाली नहीं है। तो आपने बीजेपी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन बीजेपी कहती है कि हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यही कहना है और वो ये सब झूठ कहते हैं। सबका साथ, सबका विकास या सबका विश्वास उनका दिखावटी नारा है। वास्तव में वो पूरे समाज को विभाजित करना चाहते हैं और समय समय पर करने का प्रयास भी करते हैं। किसी का वो विकास नहीं करना चाहते, उनकी नीतियों से जनता त्रस्त है, परेशान होती है, उसके ऊपर परेशानियों का अंबार लगता है। और विश्वास तो वहाँ एक दूसरे का आपस में भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, वो औरों का विश्वास क्या करेंगे। मौजूदा समय में ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसका विवाद काफ़ी चर्चा में है, तो आपका इस पर क्या कहना है? अब देखिए, वो विवाद है, आज का विवाद नहीं है, एक पुराना विवाद है। संसद में एक कानून बना है, उसके तहत वो हल होना चाहिए था या उसको अमल में लाना चाहिए था, लेकिन अब वो शुरू हो गया है। तो जो भी अदालतें तय करेंगी उसका इंतज़ार करना चाहिए। उस मामले को तूल देने की ज़रूरत नहीं है किसी भी पक्ष की तरफ से, क्योंकि ऐसे मामलों को जब तूल दिया जाता है तो जन विरोधी सरकारों का काम और आसान हो जाता है। तो उस मामले को न्यायालय में जिस तरीके से वो चले या चल रहा है चलते रहने देना चाहिए, उसे तूल नहीं देना चाहिए। आप अब राज्यसभा सांसद हैं, तो आप बतौर राज्यसभा सांसद देशवासियों और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश वासियों को हमारे इस चैनल के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? आपसी भाईचारा कायम रखें और उत्तर प्रदेश में और देश में जो जन विरोधी सरकार चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन सरकारों के षड्यंत्र से सावधान रहें। जो समस्याएं सरकार की नीतियों के खिलाफ की वजह से उत्पन्न हो रही हैं उनका विरोध करें और बेहतर भविष्य बनाने के लिए जब भी मौका मिले
इस सरकार को हटाने का प्रयास करें। आपने हमारे तमाम सवालों का बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमें जवाब दिया। आपने अपने बहुत कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब।